हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये एनिमे एक इसेकाई है और इसमें हमें देखने मिलता है डीमंस और कुछ बाहर की दुनिया के लोग जो कि पृथ्वी पर आम इंसान बनकर जीवन जीने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको देखने मिलेगा फैंटेसी, रोमांस और सुपर नेचुरल एक्टिविटीज। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ जानकारी दी जाती है, जैसे की ग्रेट सी ऑफ इग्नोराले में 5 आइलैंड्स पाए जाते हैं क्रॉस के शेप में। 4 आइलैंड्स चारों कोनों पर और बीच में एक आइलैंड। अब इन सभी आइलैंड्स को मिलाकर एंटी इस्ला बनता था, जिसकी प्रोटेक्शन खुद गॉड करते थे। अब जो लोग भी एंटी इस्ला में रहते थे वो सैटर्न को बहुत अच्छे से जानते थे, जो कि डीमंस का रूलर था, जो कि काफी बुरा और बेरहम था। उसके राज में सभी बुरे, पापी और रात के क्रिएचर्स जी रहे थे। अब सैटर्न इंसानों की दुनिया को बर्बाद करके वहाँ पर कब्जा कर इन अंधेरे के राक्षसों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता था। अब इस डीमन किंग के पास 4 ट्रस्टेड जनरल्स थे, जिनका नाम था एड्रामेले, लूसीफर, एलसेल और मेलाकोडा। अब इन चारों ही डीमंस को चारों आइलैंड्स पर हमला करने के लिए छोड़ा गया। उन्होंने बहुत तबाही की, लेकिन तभी एक हीरो अपनी जादुई तलवार के साथ उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हो गया। उस हीरो ने अपने कुछ ईमानदार मेंबर्स के साथ चारों आइलैंड्स पे से चारों डीमंस की आर्मियों को क्रश कर दिया। फिर ये हीरो अपनी सेना के साथ बीच वाले आइलैंड पर हमला करने चाहता है, जहाँ पर डीमन किंग का कैसल था। फिर वहाँ पर बहुत लड़ाई होती है। काफी लड़ाई के बाद डीमन किंग देखता है कि हीरोज की सेना उनके ऊपर हावी होने लगी है, तो वो उस जगह को छोड़ने का फैसला लेता है। जाते हुए सैटर्न इंसानों से कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस आकर तुम्हारे ऊपर और एंटी इस्ला के ऊपर राज करूंगा। और पोर्टल के जरिए वो और एलसीएल वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों उस जगह से किसी अनजान जगह पर पहुँचते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उन दोनों का ही शरीर इंसानों जैसा हो गया था। सैटर्न एलसीएल को मैजिक यूज करने के लिए मना करता है और कहता है कि पहले हम इस दुनिया के बारे में जानेंगे। तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर उन दोनों को देख लेते हैं और उनके पास आकर पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। और उन पुलिस ऑफिसर्स को इनकी भाषा सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ये दोनों फॉरेनर्स हैं और एशिया में कहीं से आए हुए हैं। जब पुलिस ऑफिसर्स को ये रियलाइज होता है कि उन दोनों लड़कों को उनकी भाषा पल्ले नहीं पड़ रही है, तो वो हायर अथॉरिटीज से बात करते हैं और उन दोनों लड़कों को पुलिस स्टेशन लाने के ऑर्डर्स मिलते हैं। पुलिस एलसीएल को अंदर बिठाने के लिए उस पर हाथ रखती, लेकिन एलसीएल जंप करता है और उसके ऊपर पावर यूज करने की कोशिश करता है। तो एलसीएल को ये रियलाइज होता है कि उसके पास अब कोई भी पावर नहीं बची है, वो बस एक आम इंसान है। तो पुलिस दोनों को कार में भरकर अपने साथ ले आती है। पुलिस सैटर्न से पूछताछ करती है। सैटर्न पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करता है और उससे इस दुनिया के बारे में जानकारी लेता है। उसके बाद सैटर्न एलसीएल के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि एलसीएल खाने में व्यस्त था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सैटर्न दूसरे ऑफिसर को भी हिप्नोटाइज करता है। इतने में वो दोनों इंसानी भाषा सीख लेते हैं। सैटर्न एलसीएल को बताता है कि वो पृथ्वी पर जापान नाम के देश के कैपिटल टोक्यो में है और अभी वो पुलिस स्टेशन में है और इस दुनिया में डीमंस और जादू सिर्फ एक कहानी है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से पैदल निकल जाते हैं। सैटर्न कहता है कि यहाँ पर जादू की कमी होने की वजह से हम लोग अपने असली रूप में तक नहीं आ पाए और साथ ही मेरे पास यहाँ पर बस थोड़ा सा ही जादू है। और वो एलसीएल से उसके जादू के बारे में पूछता है, तो एलसीएल फिर से जादू करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, बल्कि उसके हाथ उठाने से वहाँ पर एक टैक्सी रुक जाती है। सैटर्न कहता है कि मेरे पास काफी कम जादू बचा है और वो भी कभी भी खत्म हो सकता है और हमें जल्दी ही अपने जादू को वापस लाने के लिए कोई टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी। तब तक के लिए यहीं पर आम इंसान बनकर जिंदगी जीनी होगी और यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। तो सबसे पहले वो लोग अपने रेसिडेंसी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, बिल्कुल वैसा जैसे भारत में आधार कार्ड होता है। फिर वो अपना बैंक अकाउंट बनवाते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी डीलर से एक रेंट पर रूम लेते हैं। वो घर और उसका रूम बहुत गए गुजरा था और उस घर की ओनर लेडी भी बहुत गई गुजरी थी। उसके बाद रात के टाइम सैटर्न बेहोश हो जाता है, तो एलसीएल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद सैटर्न और एलसीएल को रियलाइज होता है कि ये इंसानी शरीर है और इसे चलाते रहने के लिए इसमें खाने की जरूरत पड़ती है और इन इंसानों की दुनिया में रहने के लिए पैसों की। फिर वो दोनों जॉब के लिए अपने रिज्यूम्स भरते हैं। सैटर्न ने अपना नाम रखा था सडाओ माओ और एलसीएल ने अपना नया नाम रखा था सीरो आसिया। उसके बाद एक इंटरवल के बाद हम देखते हैं कि अब सैटर्न को एक जॉब मिल चुकी है और उन दोनों ने अपने रहने का बहुत सा सेटअप जमा लिया है। आसिया सैटर्न से कहता है कि आपको सोच समझकर पैसे खर्च करना चाहिए। तो सैटर्न कहता है कि गर्मियों में तो फ्रिज की जरूरत पड़ती ही है और वॉशिंग मशीन एक लॉन्ड्री मैन से ज्यादा सस्ती है और साइकिल की जरूरत तो पड़ती है क्योंकि मुझे काम पर जाना पड़ता है। तो आसिया कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, अगर अपन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते तो अपना बहुत सा पैसा बच जाता और अब सैलरी डे आने तक के लिए हम दूध और खाने का खर्चा कैसे उठाएंगे। तो सैटर्न कहता है कि अभी भी मेरे वॉलेट में थोड़ा सा कैश बाकी है और जहाँ पर मैं काम करता हूँ उन लोगों ने मुझे खाने के लिए भी बहुत सी चीजें दी हुई हैं। आसिया उन चीजों को देखता और कहता है कि ये बर्गर और फ्राइज हैं और सैटर्न को उनकी 10 बीमारियां और उनके नुकसान बताने लगता है। ये सुनकर सैटर्न परेशान हो जाता है और घर छोड़कर काम पर निकल जाता है। बरसात शुरू हो जाती है। रास्ते में सैटर्न को एक लड़की मिलती है जो कि भीग रही थी, तो सैटर्न उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। असल में सैटर्न काम करता था मैकडॉनल्ड्स में। हाँ बिल्कुल, इन्होंने नाम के साथ कुछ घपलेबाजी करी है, बट एनीवेज
वो शॉप पर पहुंचता है और अपनी ड्रेस चेंज करता है और फैसला लेता है कि इस बार वो ब्लैक पेपर फ्राइज का बेस्ट सेलर बनकर दिखाएगा। सैटर्न बहुत ईमानदारी से काम करता है और उसका काम करने का तरीका काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन इस जॉब को सैटर्न एज अ पार्ट टाइमर करता है। वहीं फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि आसिया को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। तो सैटर्न आसिया से कहता है कि अब से बस मैं पैसे कमाऊंगा और तुम इस प्लेनेट पर जादू को वापस पाने का रास्ता ढूंढोगे, जिससे हम एंटी टेस्ला के साथ साथ इस दुनिया पर भी राज करेंगे। आसिया इस चीज से एग्री करता है और अभी प्रेजेंट में आसिया एक लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा है इस दुनिया के जादू के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए। वहीं फिर से सैटर्न को देखते हैं जो कि स्टाफ रूम में ब्रेक ले रहा था और साथ ही वहाँ पर एक और एम्प्लॉय थी जिसका नाम था ची। वो रो रही थी क्योंकि उसने इसी महीने में 6 बार जमीन पर फ्राइज गिराए थे। जहाँ पर बाकी के एम्प्लॉयज ऑर्डर्स लेते हैं, ची जमीन पर बगरे हुए फ्राइज को बटोरती फिरती है। इसी दौरान वहाँ पर एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है और जल्द ही खत्म हो जाता है। फिर वहाँ पर मैनेजर आती है और कहती है कि बाहर बहुत भीड़ हो रही है, तो तुम दोनों को जल्दी काम पर आना पड़ेगा और शॉप को नंबर 1 बनाने के लिए कम्पीट करना पड़ेगा। सैटर्न पूरी ईमानदारी से बहुत लगन के साथ काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ब्लैक पेपर फ्राइज का फ्रायर खराब हो गया है। तो वो बहुत ओवरथिंक करता है और सोचता है क्या मुझे यहाँ जादू यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास जादू कम है और आसिया ने कहा था कि जादू को बस इमरजेंसी पर ही यूज करना, लेकिन उसके लिए ये भी इमरजेंसी से कम नहीं था। लेकिन जिससे पहले सैटर्न जादू यूज करता, पीछे से मैनेजर आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि सैटर्न स्टाफ रूम में बैठकर रो रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से पूरी शॉप नंबर 1 आने से पीछे रह गई। ची कहती है कि इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि फ्रायर तो अपने आप ही खराब हुआ था। तभी मैनेजर सैटर्न को मिलने के लिए बुलाती है। सैटर्न काफी डरा हुआ था, वो उससे मिलने जाता है। पीछे से मैनेजर आती है और उससे कहती है कि कांग्रेट्स, हेडक्वार्टर्स की तरफ से हमें पता चला है कि तुम्हें प्रमोट कर दिया गया है और अब तुम मेन स्टाफ का हिस्सा हो। ये सुनकर सैटर्न बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत तेज साइकिल चलाते हुए अपने घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जिसे उसने अम्ब्रेला दिया था। वो कहती है कि वो आज पूरे दिन से सैटर्न को काम करते हुए देख रही थी सामने वाले बुक स्टोर से और उसने उसे जादू का इस्तेमाल करते हुए भी देखा। वो उससे सवाल पूछती है कि आखिर तुम सैटर्न होकर मैकडॉनल्ड्स में क्यों काम कर रहे हो। सैटर्न बहुत ज्यादा शॉक्ड था। वो उसे पहचान लेता है कि वो एक हीरो है जिसका नाम एमिलिया है। और इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।